तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंस। इसमें 3 रूल्स हैं, 3 लॉज हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाएंगे। ओके, तो ये लिख दिया मैंने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस में क्या लॉज पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन के, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा है। तो सबसे पहला लॉ तो ये है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स आ रही, जैसे हमने वहाँ पे भी बात की थी मिरर के केस में, तब वो क्या होगा, फोकस से होके गुजरती है, हमने मिरर में पढ़ा था। तो सेम टू यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कि रूल नंबर 1 दोनों के लिए होगा, ये कॉन्वेक्स और कॉन्वेकेव के लिए होगा। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि इन कॉन्वेक्स लेंस द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्केव में होगा इन कॉन्केव लेंस द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो अगर पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रेज, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो रेज जा रही है वो ऐसा अपीयर होता है कि किसी पॉइंट से आ रही है, आती हुई अपन को अपीयर होगी, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। तो ये हमको पहले से ऑलरेडी पता था। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा फास्ट लिख लेता हूँ, मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर जगह नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, ये डायग्राम फर्स्ट वाले के लिए ही है, ठीक है, दोनों। तो पहला लिखते हैं, तो मैं अलग अलग ही लिख लेता हूँ इन दोनों के लिए। तो ये फर्स्ट रूल चल रहा है यहाँ पे, और उसमें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, और ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखना, इसमें लिख लेता हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस में लिख लेता हूं, इन कॉन्वेक्स लेंस, अभी जो बोला था वो लिख रहा हूं बस। इन कॉन्वेक्स लेंस द इंसिडेंट रेज विच are parallel to the principal axis passes through the principal focus. आफ्टर रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, एक पॉइंट से होकर गुजरेगी जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें लिख लेते हैं इन कॉन्केव लेंस ठीक है, इन कॉन्केव लेंस द इंसिडेंट रेज विच आर, सेम है ना, विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल रिफ्रैक्टेड रेज appear to come from principal focus, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई हमें एपियर होगी यदि इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया जो हम पहले से पता था। तो फर्स्ट रूल हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मिरर के जैसा ही था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूल की बात करते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। तो इसका जस्ट उल्टा, कैसे कि यदि लाइट पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही है, अगर फोकस के ऊपर गिर रही है लाइट और फिर आके लेंस पे गिरे तो फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। उल्टा यही हुआ भाई, पहले पैरेलल आई तो फोकस से चलेगी, अगर फोकस से
गुजरती हुई आ रही है तो वो टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दूसरा हो जाएगा। और इसमें भी ऐसा ही होगा यदि फोकस, अभी मैं बताऊंगा इसका, ठीक है, डायग्राम के साथ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो सेकंड रूल देखिए, मैंने डायग्राम बना दिया है। देखो जैसे ये लाइट रेज आई, फोकस से होके गुजरी, भाई ये पहला फोकस है, इससे होके गुजरी, टकराने के बाद ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और दूसरी अगर ऐसे आ रही है, वो भी फोकस से गुजर रही है तो वो भी पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए रेज ऐसे आ रही है, देखो ये इंसिडेंट रेज है, इसको आगे मैं पीछे बढ़ाऊं, सीधा सीधा निकालू अगर, तो ये फोकस से होके गुजरती हुई दिख रही है। दूसरा वाला फोकस, दो फोकस होता है ना, तो दूसरे वाले फोकस से होके गुजरती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये तो हमें पता है कि ऐसे थोड़ी गुजरेगी, क्योंकि ये ग्लास की प्लेट है, इसका रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि पीछे बढ़ाने से फोकस से गुजरती हुई दिख रही है, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो रूल नंबर 2 ये हो जाएगा, द इंसिडेंट रेज विच पासेस थ्रू द फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, छोटी सी लाइन है बस, the principal rays, sorry, the incident rays which passes through focus, ठीक है, passes through focus को सही लिख लेते हैं एक बार, फोकस, ठीक है, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, ना कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या वो लिखा मैंने, इंसिडेंट रेज पासेस टू द फोकस, दोनों केस में, ठीक है, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम भी हो गए दोनों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या है, तो डायग्राम से समझते हैं। देखो ओके, तो रूल नंबर 3 देखिए यहाँ पे, ये कहता है कि यदि लाइट की रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है, ये देखो ये आपका प्रिंसिपल फोकस क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या है, ये कहता है कि यदि आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे O, ये भी ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे O, यदि इंसिडेंट रेज ऑप्टिकल सेंटर पे आके गुजरती है तो उसी बिना डेविएट होके सीधा निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी सीधा ऐसे निकल जाती है बिना डेविएट होते हुए, मतलब उनमें रिफ्रैक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड रूल हो जाएगा आपका कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एक्सप्रेस नो चेंज और नो डेविएशन इन डायरेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो लिख देते हैं यहाँ पे, द इंसिडेंट रे of light which passes through optical center ठीक है, passes through optical centers goes the same way without any deviation। ठीक है, ये हो गया थर्ड रूल, सेम वे में चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पे अपने रूल्स खत्म होते हैं, टोटल 3 रूल्स ही है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने मिरर में बात की थी, इसी तरह यहाँ पे भी बात करेंगे। टोटल कॉन्वेक्स में 6 केस पढ़ेंगे और कॉनकेव में 2-3 केस पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इमेज फॉर्मेशन लेंस की को भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अभी चल तो अपने लेंस रहा है, लेकिन मिरर के केस में हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था। तो
तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको जो भी फॉर्मूलाज थे उसका रिकॉल करा देता हूँ, क्या उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं मिरर के केस में। तो आज हम सिर्फ मिरर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, मिरर जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने कुछ बातें बताई थी। सबसे पहला एक फॉर्मूला बताया था जिसको बोला था मिरर फॉर्मूला, तो वो वापस मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपका। देखो, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या थी मिरर फॉर्मूला? वो था आपका मिरर के केस में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये था आपका, जहाँ पे f होती है फोकल लेंथ, ठीक है, v होती है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और u क्या होती, सॉरी, v होती है आपकी इमेज की डिस्टेंस और u क्या होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बात समझ में आती है? और हमने वो साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था, वो भी मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। तो पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ कि f क्या है और वो सब क्या है, ठीक है। तो हमारे टोटल मिरर कितने थे? दो टाइप के थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैं पहले बात करता हूँ कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसमें देखना, आपको मैंने जब डायग्राम बताया था तब बताया था ना उनके डिफरेंस क्या है उनके फिगर में। कि कॉनकेव मतलब होता क्या है, हाँ ऐसा होता है कॉनकेव, भूल गए तो नहीं ना, जिसमें अंदर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर कोटिंग की हुई होती है। कोटिंग की हुई थी मिरर के केस में ना, आर पार नहीं जाती आपकी लाइट ऑफ रे। और कॉन्वेक्स कैसा होता है कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर कोटिंग की हुई होती है। याद आ गया ना? ओके। जैसे यहाँ पे मैं अगर मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें हमारे पास पता है u, v और f आता है। तो सुनना, f होता क्या है? फोकल लेंथ। तो वो कहाँ होती है? जैसे कि इसकी पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें या सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको पूरा इस कंप्लीट करेंगे इस स्पेयर को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। तो ये C, और आपको पता है ये पोल होता था और C और पोल के बीच में ही कहीं आपका क्या आता था? F आता था। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर में f किधर है? लेफ्ट साइड में। बात समझ? और हमें पता है कि लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव ली जाती है, और राइट साइड में डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। और इधर आप बात करें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको स्क्वायर को पूरा करेंगे तो इधर ही कहीं आएगा, और ये आपका पोल हो गया, और इसके बीच में कहीं आएगा फोकस। तो इसका कॉन्वेक्स में फोकस किधर आ रहा है? राइट साइड में। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस किधर मेजर करते हैं? पॉजिटिव में, और ये इधर वाली किधर करते हैं? नेगेटिव में। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो फोकस पॉइंट हुआ, हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ यही तो थी, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और फोकल लेंथ यहाँ पे स्मॉल f, ये हो गई पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो एक्चुअली में यहाँ देखे तो ये डिस्टेंस पोल से लेफ्ट में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगी। इसका मतलब फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ जो होगी, हमेशा क्वेश्चन में जो भी दे रखी होती है उसका नेगेटिव लेके चलेंगे साइन। जैसे बोल रखी है कि कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो माइनस का 2 लेके चलेंगे, ठीक है। हमेशा साइन उसके आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव, उसमें फॉर्मूले में पुट करने से पहले बस। और इधर क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड में है, देखो पोल से, इसका मतलब राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर की जाती है। इसका मतलब फॉर्मूले में पुट करने से पहले फोकल लेंथ को कैसे लेके चलेंगे? पॉजिटिव। जो भी एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही उठाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में। ये तो हमने उस टाइम भी पढ़ा था, रिकॉल हुआ आपके। अब बात करें यू की, तो यू जो है वो दोनों ही केस में नेगेटिव है। क्यों भाई? ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं मिरर के? हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, और लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर की जाती है नेगेटिव। तो दोनों ही केस में यू तो हमेशा ही क्या आएगा? नेगेटिव ही लेना है। मतलब क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी होगी, पहले तो मैं बता दूं यू क्या है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार, यहाँ पे लिख देता हूं। एफ तो आपकी मैंने अभी बताई फोकल लेंथ है, और यू होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ये, और v होती है आपकी इमेज की डिस्टेंस। ये सारी पोल से मेजर की जाती है, ठीक है। ये कन्वेंशन पता है आपको, फुल फॉर्म। अब ये तो हो गया u और v। अब सॉरी, u और u दोनों केस में, तो ये तो कॉमन ही है, देखो दोनों ही केस में नेगेटिव लेना है।
लेकिन एफ के केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना कि नेगेटिव कहाँ लेना, कॉनकेव में, पॉजिटिव कहाँ लेना, कॉन्वेक्स में। आप थोड़ा इसको स्क्वायर को बढ़ा के ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक भी है आपके पास। और वी तो वी होता ही है ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस, वो हमें उस वहीं पे एक साथ कर लेंगे। तो बस ये मिरर फॉर्मूला में इतनी सी बातें थी जो हमको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता था हमारा, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था हमने। ठीक है, तो ये होता था आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो लिखा था हमने। और इसका एक और फॉर्मूला आया था माइनस का v अपॉन यू, ये हमने याद किया था। आप पेज पलट के देख लो अगर आपने नोट किया है तो। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v अपॉन यू। अब ये हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ से अगर पूछे कि m निकालना है, निकाल दे। अब नेचर ऑफ इमेज पूछ ले आपको, क्या पूछ ले, नेचर ऑफ इमेज। m को देख के आपको डिसाइड करना है कि इमेज की नेचर क्या होगी। तो वो हमने वो भी बात की थी। वो क्या बात की थी कि अगर m पॉजिटिव आ जाए, m की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ पता है। देखो फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आ रहा है और u हमेशा ही नेगेटिव लेना है। देखो u हमेशा ही क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में। तो ये फॉर्मूले वाला नेगेटिव उस नेगेटिव से कट होके m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब v क्या आया था, प्लस लिया था हमने। तो इसका मतलब m पॉजिटिव के केस में आपकी इमेज v प्लस मतलब किधर जाएगी, v प्लस मतलब राइट साइड में इमेज जाएगी। और राइट साइड में हमेशा बनती है आपकी वर्चुअल और इरेक्टेड, सीधी और आभासी। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल इरेक्टेड। आपको तो सीधा याद रखना है ये, ठीक है। पॉजिटिव हो जाए तो ऐसा। अब नेगेटिव ये हो गया। अब m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो सुनना कैसे, m की नेगेटिव कैसे होगी वैल्यू, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर दोनों, अब सुनना, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और u तो हमेशा नेगेटिव होता ही है। तो इस u की नेगेटिव की वजह से तो पॉजिटिव हो गया है, दोनों कट गए। अब नेगेटिव कैसे होगा, अगर v नेगेटिव हो जाए। और v नेगेटिव होने का मतलब इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और लेफ्ट साइड में हमेशा इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी और क्या बोलते हैं, आभासी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो थोड़ा वापस बताऊंगा, रुकना। ये हो जाएगा आपका पहले तो रियल और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। देखो वापस देखो m पॉजिटिव आ जाए अगर अपन सॉल्व करने के बाद। कैसे m पॉजिटिव क्यों आएगा कि फॉर्मूले में नेगेटिव है, u हमेशा नेगेटिव होता है, दोनों कट के पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस। v की वैल्यू तो प्लस शांति से पड़ी है, तभी तो यह कट गए आपस में। तो v प्लस का मतलब इमेज राइट साइड में बनी। और राइट साइड में इमेज आपको पता है कैसे बनती है, ऊपर बनती है। और मैंने उस टाइम भी बताया था जब इमेज फॉर्मेशन बताया था कि इधर हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल, और इधर हमेशा क्या बनती है, रियल। और इधर बनी है तो बनेगी इरेक्टेड, सीधी बनेगी। तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्टेड बनेगी। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी, देखो फॉर्मूले का माइनस और u हमेशा नेगेटिव होता है, कट गए, पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव कैसे होगी, अगर v नेगेटिव हो जाए। और v नेगेटिव का मतलब इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, और लेफ्ट साइड में आपको पता है इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। तो ये नेचर हो जाएंगे। अब बात करें साइज की, पूछ ले इमेज की साइज कैसे होगी, दिखाओ m की वैल्यू से। तो सुनना, देखो m की वैल्यू यहाँ पे है, देखो h i अपॉन h o है ना, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तभी तो एक से ज्यादा भाग जाएगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब m ग्रेटर देन 1 का मतलब h i जो है वो ज्यादा होगा h o से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि h i जो है वो h o से ज्यादा होगा, इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज की हाइट ज्यादा है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, साइज की बात करें, यहाँ पे साइज की बात करें तो वो बनेगी एनलार्ज, बड़ी बनेगी भाई, पता चल गया ना। अरे भाई इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो एनलार्ज बनेगी। अगर m लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, लेस देन 1 कब आता है, जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो।
ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है तभी तो 1 से कम आता है डिवाइड होने के बाद। इसका मतलब यहाँ से मैं कह दूँ कि यहाँ पे इमेज जो एच आई जो है वो छोटा है एच ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी, स्मॉल। और अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, इसका मतलब एच आई इक्वल टू एच ओ, तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की क्या बनेगी, सेम बनेगी। बस ये कहानी है। अब हम पढ़ते हैं क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो देखो